Okay, hi everyone. So about today's topic will be the effective range theory and the shape independence of nuclear potential. This will be our today's topic. So this is effective range theory. The low energy NP scattering cross section can be written as this. ये फॉर्मूला वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स. अगर आप सीरीज देखते आ रहे हैं तो वहां पे आपको उसका डेरिवेशन मिल जाएगा. ए के यहाँ पर है स्कैटरिंग लेंथ और के स्क्वायर हमारे पास होता है ये. मैं बता दूं यहाँ पे कैपिटल एम कैसे आया था, बता दिया था. वैसे जनरली के स्क्वायर के फॉर्मूले में 2m आता है, लेकिन यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रिड्यूस मास अपन लेते हैं और रिड्यूस मास हमारे पास m/2 आया था. अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. नाउ कंसीडर वी हैव टू एनर्जीज E1 E2 और उसके लिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हैं. सो पहले एक जनरल श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हैं. जनरल श्रोडिंगर इक्वेशन में हमारे पास में इफ यू रिमेम्बर फॉर्मूला होता है h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू ई साई. ये होता है हमारे पास में. थोड़ा सा इसको रीअरेंज अगर करें पूरी तो हमारे पास हो जाएगा डेल टू साई विद नेगेटिव साइन प्लस 2mv अपॉन h क्रॉस स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर एंड साई. अब m की जगह हमें क्या पुट करना है, कैपिटल m/2. यहाँ पर भी कैपिटल m/2 क्योंकि रिड्यूस मास लेना है हमें. सो माइनस डेल टू साई प्लस m e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर. और ये तो कॉमन आ जाएगा हमारे पास में. यहाँ पे e को कॉमन नहीं लेते हैं, m/h क्रॉस स्क्वायर ले लेते हैं. और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा e एंड उधर से यहाँ से हमारे पास आ जाएगा मेरी मैथ थोड़ी वीक हो रही, सॉरी. और उधर से हमारे पास आ जाएगा e एंड देन साई एंड देन इक्वल टू 0. ठीक है, मेरे माइनस प्लस की गलती थोड़ी सी देख लेना आप. मैं पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर रही हूँ. डेल टू साई एंड माइनस m ओवर h क्रॉस स्क्वायर v माइनस e साई इज इक्वल्स टू 0. डेल टू साई माइनस एम वी ओवर एच क्रॉस स्क्वायर साई प्लस एम ई ओवर एच क्रॉस स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0. ठीक है, मैं उस फॉर्म में लाने की कोशिश कर रही हूँ जिस फॉर्म में लिखा हुआ है. और मेरी कमी इतनी है कि मेरे को नहीं आता है. चलो मेरे को प्लस साइन लेना था यहाँ पे. अब कॉमन क्या क्या आ रहा है वो ले लेते हैं. सो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है एम ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर minus mv upon h cross square and psi equal to 0. Yes. Now we will take इवन एनर्जी लेते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन है अगर u1, तो ये इक्वेशन क्या मिलेगी. डेल टू साई की जगह हमें डबल u1 डबल प्राइम लिख लेते हैं प्लस एम ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर जो है उसकी जगह आ जाएगा एम ई वन आ जाएगा. एम ई वन अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर आएगा, उसको अपन लिख लेते हैं के वन स्क्वायर. ठीक है, माइनस यहाँ पे इस पूरे टर्म को अपन लिख लेते हैं यू आर क्योंकि ये सेम है यू आर. ठीक है, और बाहर हमारे पास में वेव फंक्शन है, यहाँ पे आ जाएगा u1 इक्वल टू 0. सिमिलरली E2 एनर्जी के लिए अगर वेव फंक्शन u2 है तो इस इक्वेशन के जैसा ही बनेगा u2 डबल प्राइम प्लस k2 स्क्वायर माइनस यू आर एंड u2 इक्वल टू 0. नाउ आपको ध्यान रखना है कि u क्या है. u हमारा है एम वी अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर और k1 और k2 आपको पता है. ये सब जो चीज स्क्रीन पे लिखी हुई है ये मैं दिखा देती हूँ. सो आप ये दोनों इक्वेशन देख लीजिए. मैंने इसका डेरिवेशन आपको बता दिया है, इसका बता दिया है, k1 का एक्सप्रेशन बता दिया है, k2 का एक्सप्रेशन बता दिया है और ur का बता दिया है. ठीक है, अब अपन यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है. मल्टीप्लाइंग द फर्स्ट इक्वेशन बाय u2 डबल प्राइम है ना, यहाँ u2 डबल प्राइम नहीं करना है और यहाँ u1 डबल प्राइम नहीं करना है. सिंपली इस इक्वेशन को u1 u2 से मल्टीप्लाई करना है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ इज आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय ओनली u2 और जो नीचे वाली इक्वेशन है इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी u1 से. तो हमें क्या मिलेगा. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन देखो, फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट टर्म क्या मिलेगा, u2 मल्टीप्लाई बाय u1 डबल प्राइम जो कि ये रहा. देन k1 स्क्वायर जो है, क्योंकि पूरी इक्वेशन को u2 से मल्टीप्लाई करना है, सो ऑलरेडी वो u1 से तो मल्टीप्लाई है, अब वो u2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो k1 स्क्वायर u1 u2 हो जाएगा और इस u को राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो वो भी ur u1 u2 हो जाएगा. सिमिलरली सेकंड वाले को u1 से करोगे तो सेकंड वाला आप खुद करके देख लेना. मतलब फर्स्ट इक्वेशन को u2 से, सेकंड स्क्वायर को, सेकंड वाले को u1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें इक्वेशन मिल गई. अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे. अगर हम माइनस करेंगे यहाँ पे तो राइट हैंड साइड तो सेम ही है, तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. राइट हैंड साइड तो 0 आ जाएगा और इसका मुझे थोड़ा सा करना पड़ेगा. u2 u1 डबल प्राइम में से ये टर्म हमें ओ गॉड हमें माइनस करना पड़ेगा.
ओके, सो मैं माइनस अलग से करती हूँ क्योंकि मुझे इस यहाँ पे अगर कुछ मिसप्रिंट हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। मैं ये इक्वेशन लिख लेती हूँ, u2 u1 डबल प्राइम, u2 u1 डबल प्राइम, और क्या मिला है, प्लस का k1 स्क्वायर u1 u2 इज इक्वल्स टू यू आर u1 u2। सेकेंड में हमें मिला था u1 u2 डबल प्राइम प्लस k2 स्क्वायर u1 u2 इज इक्वल्स टू यू आर एंड u1 एंड u2। माइनस करना है तो मेरे पास राइट साइड में इसमें से माइनस करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 1 है, अपन करेंगे 2 में से 1 को माइनस। 2 में से 1 को करेंगे तो राइट हैंड साइड तो पूरा जीरो हो जाएगा, इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा, यानी कि u1 u2 डबल प्राइम माइनस u2 u1 डबल प्राइम। ठीक है, और यहाँ पर हमें मिलेगा प्लस का k2 स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर, कॉमन आ जाएगा, u1 u2 0 मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल जाएगा। अब इसको एक साइड रख लेते हैं और इसको एक साइड रख लेते हैं, तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, k2 वाले का साइन चेंज नहीं करना है, तो हम इसका साइन चेंज करेंगे, यानी इस k वाले टर्म को तो इधर ही रहने देंगे, इसको हम भेज देंगे उधर। तो हमें क्या मिल जाएगा, k2 स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर u1 u2 दैट विल बी इक्वल टू, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में आ जाएगा, u2 u1 डबल प्राइम माइनस u1 u2 डबल प्राइम। ये इक्वेशन हमें मिलेगी। अब ये इक्वेशन हमें मिलेगी तो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। तो हमारे पास सिर्फ यहाँ मिस प्रिंट हो रखा है, इस प्लस की जगह माइनस आएगा, बाकी हमें ये वाला इसके इक्वल तो मिल गया, करेक्ट। लेकिन ये जो बीच वाली टर्म आ रही है वो कैसे आई, क्या ये बीच वाली इक्वेशन इसके इक्वल है, ये चेक कर लेते हैं। तो बीच वाली इक्वेशन क्या है, डी बाई डी आर, ये सॉल्व कर देती हूँ मैं, बीच वाली इक्वेशन बराबर आ रही है क्या लेफ्ट हैंड साइड के, सो डी बाई डी आर, और क्या लिखा हुआ है, u2 u1 प्राइम, u2 u1 प्राइम माइनस u1 u2 प्राइम। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ दो फंक्शन है, तो एक बार u2 का करते हैं, u2 का करेंगे तो प्राइम लग जाएगा, उस टाइम सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखेंगे u1 प्राइम, प्लस फिर u2 को एज इट इज रखेंगे और u1 प्राइम का कर देंगे तो u1 डबल प्राइम आ जाएगा, माइनस उसके बाद में इन दोनों का करेंगे तो u1 का करेंगे तो u1 प्राइम आ जाएगा, उस टाइम पे u2 प्राइम एज इट इज रहेगा, और फिर प्लस u1 एज इट इज रहेगा और u2 डबल प्राइम आ जाएगा। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे ये टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें क्या मिल रहा है, u2 u1 डबल प्राइम माइनस u1 u2 डबल प्राइम, जो कि ये रहा। इसका मतलब ये सेम मिल रहा है, तो इसकी जगह हम ये वाला टर्म लिख सकते हैं, इसलिए ये तीनों इक्वल हो जाएंगे, इसलिए ये बीच वाला टर्म भी इसके और इसके इक्वल आ जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे लास्ट के दो टर्म का, तो इस बार LHS इसको मानेंगे और RHS इसको मानेंगे, और LHS और RHS पे इंटीग्रेशन लगाते हैं। सो LHS पे लगाएंगे तो हमें ये मिल जाएगा, RHS पे k2 स्क्वायर, और k1 में हमारे पास में r तो है नहीं, तो हमारे पास में ये मिल जाएगा अपन को। ठीक है, नाउ सिंस u1 0 एंड u2 0 इज 0, कैसे, आपको ध्यान हो तो वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी से हमने देखा था कि जब भी r इज इक्वल टू 0 होगा या r इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, तो हमारा वेव फंक्शन हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ये हमने वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी प्रीवियस लेक्चर्स में करी है। तो यहाँ पर अपन ये वाली यूज करते हैं कि जब r 0 होगा तो u 0 होना चाहिए, यानी कि r जब 0 होगा सो हमारा u1 भी 0 होगा और u2 भी 0 होगा। इसका मतलब ये है कि u1 जो है वो r का फंक्शन है, उसमें हम जब 0 रख देंगे तो u1 0 कितना मिलेगा, 0, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। इसी तरह से u2 0 जो है वो 0 है, तो उस कंडीशन में राइट हैंड साइड जो है, देखो RHS को तो सेम लिखा है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में अब क्या हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बेसिकली लिखा हुआ है इंटीग्रेशन डी बाई डी आर, और हमें लिखा हुआ है u2 u1 प्राइम माइनस u1 u2 प्राइम, ये लिखा हुआ है। अब देखो इंटीग्रेशन भी जो है वो हमारा r के ऊपर लिमिट लगी हुई है, यानी इंटीग्रेशन भी r के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को कैंसिल आउट कर लेगा और इस पे लिमिट लग जाएगी 0 से लेके r तक, इसको सॉल्यूशन में। सो हमारा u2 u1 प्राइम माइनस u1 u2 प्राइम, इसकी वैल्यू कहाँ पर, r पर, माइनस u2
u1 प्राइम माइनस u1 u2 प्राइम और इसकी 0 पर। और अभी अभी अपन ने देखा जब 0 पे जब 0 रखेंगे तो u2 जो 0 है यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या होगी, प्राइम का पता नहीं है मुझे, लेकिन जब u2 जो उसमें r इक्वल टू 0 रखेंगे तो वो वैल्यू 0 होगी, तो फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगा। सेकंड में जो है u1 है वो 0 हो जाएगा, तो सेकंड टर्म भी 0 हो जाएगा। सो जो लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन है उसमें हमारे पास सिर्फ ये टर्म बचेगा, ठीक है। तो वो यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमने एज इट इज रखा है। करेक्ट, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास में हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो हमने जब दोनों साइड में इंटीग्रेशन किया था तो उस टाइम पे हमने दोनों साइड में इंटीग्रेशन किया था आर के रिस्पेक्ट में, तो ये यहाँ इन्होंने पता नहीं डी टी क्यों लगा दिया, यहाँ पर डी आर ही है, आर के रिस्पेक्ट में ही किया था हमने दोनों साइड में इंटीग्रेशन, है ना। नाउ लेट्स कंसीडर द एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन ऑफ द वेव सिंस u इज इक्वल्स टू 0 फॉर लार्ज r, द सॉल्यूशन r ऑफ द फॉर्म। ये मैंने आपको पहले बता दिया था, एक ये पार्शियल वेव एनालिसिस के अंदर करते हैं, और शायद प्रीवियस एक लेक्चर में मैंने बता दिया था कि एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशंस हमारे पास किस टाइप के होते हैं। तो आपको याद हो तो एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन जो होते हैं वो इस टाइप के हम कंसिडर करेंगे, ये बता रखा है प्रीवियस लेक्चर में, देखना जहां पर हमने v को यूज किया था, तो ये हमने वहां पर ले रखा था, नीचे हमने k लिया था उस टाइम पे, पर इसी नेचर का होता है, ठीक है। और वो जो k था वो नॉर्मलाइजेशन के लिए किया था, तो यहाँ पर अपन जो कंसिडर कर रहे हैं v1 और v2 है वो नॉर्मलाइज है, और नॉर्मलाइज होने का मतलब ये है कि एट r इक्वल टू 0 आपका जो v1 है और v2 है वो 1 मिलेगा। अब ये कैसे मिलेगा ये अपन चेक कर लेते हैं। सो v1 r की वैल्यू पुट करके देख लो, अगर r इक्वल टू 0 रखोगे तो ऊपर क्या बनेगा, साइन डेल्टा 1, नीचे भी कितना है साइन डेल्टा 1, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल कैंसिल आउट और हमारा v1 कितना आ जाएगा 0, तो r इक्वल टू 0 पे आपका v1 1 मिल रहा है। इसी तरह से v2 भी अगर 0 रखोगे r तो 1 मिल रहा है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि v1 एंड v2 आर नॉर्मलाइज टू यूनिटी एट r इक्वल टू 0, तो we then get as before। तो सिमिलरली जो हमने u के साथ किया था सेम वही चीज हमारे पास v के साथ इक्वेशन होगी। सो ये वाली जो इक्वेशन है मैं बता देती हूँ कौन सी वाली इक्वेशन हम लिखेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पर लिखेंगे ये वाली इक्वेशन। यार ये चलता नहीं है ना, तब मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं ब्लू कलर से बता रही हूँ, ये वाली इक्वेशन लिखेंगे हम, है ना, ब्लू कलर से सेम ये इक्वेशन लिखेंगे, u1 को रिप्लेस करके v1 से और u2 को रिप्लेस करके v2 से, सेम इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। सो ये सेम इक्वेशन यहाँ पर आ गई। अगेन इसमें भी इंटीग्रेशन करेंगे, सो वही चीज मैंने पहले बताई थी कि ये LHS आपका होगा और ये आपका क्या होगा RHS होगा। दोनों साइड में इंटीग्रेशन लगाते हैं 0 से r और यहाँ पर dr, इसमें भी इंटीग्रेशन 0 से r और यहाँ पर dr, इंटीग्रेशन लगा देंगे, यहाँ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये r लिमिट रख दी, -0 रख दिया और राइट हैंड साइड में k2 माइनस k1 को बाहर ले लिया और रिमेनिंग पार्ट रह गया। इस बार इस टर्म की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। सो हमारे पास में v1 प्राइम कितना आएगा, अगर हमें v1 और v2 पता है तो क्या हम उनके प्राइम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले v1 हमने क्या माना था, v1 हमने बोला था साइन k1r प्लस डेल्टा 1 डिवाइडेड बाय साइन डेल्टा 1, तो v1 प्राइम कितना होगा, यानी कि r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो साइन का कितना होगा cos, और यहाँ पे k1 है, सो k1 cos साइन cos k1r प्लस डेल्टा 1 डिवाइडेड बाय साइन, नीचे साइन ही रहेगा, ये तो v1 प्राइम हो जाएगा। सिमिलरली v2 हमारे पास कितना था, v2 आप खुद निकाल लेना ना, जैसे मैंने, तो देखो हमारे पास v1 ये आ जाएगा और v2 आपके पास ये आ जाएगा, बता दिया मैंने। तो अब हमें क्या चाहिए, क्योंकि जब हम ये इसको सॉल्व करेंगे इस वाले टर्म को, तो जब हम 0 पुट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, v2 0 लेना पड़ेगा और v1 प्राइम भी 0 लेना पड़ेगा, माइनस v1 को भी 0 लेना पड़ेगा और v2 प्राइम को भी 0 लेना पड़ेगा। इसलिए हमें v1 v2 की तो जरूरत पड़ेगी जो कि हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन हमें v1 प्राइम और v2 प्राइम की भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने v1 प्राइम और v2 प्राइम भी निकाल लिया। अब हम v1 प्राइम 0 निकालते हैं, तो अगर r इक्वल टू 0 करेंगे तो ऊपर कितना आएगा cos डेल्टा 1, नीचे कितना आ रहा है sin डेल्टा 1, साथ में कितना आ रहा है k1, तो k1 cot डेल्टा 1 हो जाएगा। सिमिलरली v2 प्राइम में जब 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा k2 cot डेल्टा 2। तो अब इस इक्वेशन में वापस यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, तो ये टर्म जो r वाली है इसको तो एज इट इज रखेंगे, और यहाँ पर हमने निकाल लिया है कि v2 की वैल्यू तो 1 थी और v1 की वैल्यू कितनी थी, v1 प्राइम की वैल्यू देखो, v2 हमारे पास 0 तो आ रहा है, 1 आ रहा है, लेकिन इसके मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है v1 प्राइम 0 जो कि हमने अभी अभी निकाला है k1 cot डेल्टा 1, फिर बाद में v1 आ रहा है माइनस में, सो v1 0 जो है अगेन वो 1 आ रहा है, लेकिन v2 0 जो है वो हमारे पास आएगा k2 cot
डेल्टा टू। ओके, ये चारों वैल्यूज में पुट कर रही हूँ, माइनस में, यहाँ पे माइनस में, राइट हैंड साइड हम सेम टू सेम रखेंगे। तो दिस टर्म इज सेम, माइनस कर दिया एंड राइट हैंड साइड आपका सेम हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। इफ वी नाउ पुश अप द अपर लिमिट्स टू इंटीग्रेशन टू इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू r कर रहे थे, अगर r को इन्फिनिटी पे कर दिया जाए, सो हमारे पास यहाँ पे जो r है वो तो आ जाएगा इन्फिनिटी पे, करेक्ट। और इन्फिनिटी पे अगर अपर लिमिट हमारे पास करेंगे तो उस कंडीशन में हमारे पास में जो u1 वाला एक्सप्रेशन था वो तो यही था, क्योंकि u1 वाली जो इक्वेशन है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाली इक्वेशन है जो मैं ब्लू कलर से कर रही हूँ, ये इस इक्वेशन में r की जगह इन्फिनिटी रख रहे हैं, इस इक्वेशन में r की जगह इन्फिनिटी, तो u वाले टर्म में तो लेफ्ट हैंड साइड में एक ही टर्म बचेगा और राइट हैंड साइड में आपके पास ये 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, सो ये u की इक्वेशन तो ये आ जाएगी और v की इक्वेशन यहाँ से लेनी है। सो यहाँ पे जो r है उसकी जगह इन्फिनिटी आ जाएगा, कॉट वाला फंक्शन एज इट इज रहेगा और राइट हैंड साइड जो हमारा पास एज इट इज रहेगा, बस 0 टू r में लिमिट में 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ये दोनों इक्वेशन में आई होप कोई दिक्कत अपन को नहीं है। अपन क्या करेंगे, एट लार्ज r u1 एंड u2 रिड्यूस टू द एसिम्प्टोटिक फॉर्म v1 एंड v2 रेस्पेक्टिवली, सो वी गेट ऑन सब्ट्रैक्शन फ्रॉम इक्वेशन 12a फ्रॉम 12b। अब देखो ये कहना चाह रहे हैं कि जब r टेंस टू इन्फिनिटी होता है तो जो u1 होता है वो v1 बन जाता है और जो u2 होता है वो v2 बन जाता है, एसिम्प्टोटिक फॉर्म में रिड्यूस हो जाते हैं हमारे u और v। ठीक है, सो उस कंडीशन में u1 और u2 जो है वो v1 v2 बन जाते हैं, कब, जब r जो है इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। इस स्टेटमेंट का फायदा करने के लिए फिर अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से, इस वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास ये टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा, करेक्ट। और हमारे पास सिर्फ ये बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये बचेगा, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या बचेगा, ये इंटीग्रेशन जो है इनमें से k1 वाला पार्ट माइनस कॉमन आ जाएगा और ये बच जाएगा हमारे पास। सो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। नाउ लेट्स नाउ चूज द एनर्जी E1 इक्वल टू 0। अगर E1 को अपन 0 करेंगे तो k1 हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास में k1 स्क्वायर कितना था, m E1 अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, और E2 को हम E ले लेते हैं, उससे हमारा k2 जो है वो k आ जाएगा। तो उस कंडीशन में हमारे पास में k1 कॉट डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी आएगी। फर्मी स्कैटरिंग लेंथ वाला टॉपिक पढ़ना, उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि लिमिट k टेंस टू 0 पर k कॉट कॉट डेल्टा जो होता है उसकी वैल्यू -1 अपॉन आती है, ये स्कैटरिंग लेंथ का कंसेप्ट था। तो हमने k1 को 0 किया है, सो k1 टेंस टू 0 पर हमारा ये जो अप्रोक्सीमेशन है, जो लिमिट है वो किस पे अप्लाई होगी, सिर्फ k1 वाले फंक्शन पे होगी। तो हमारी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 अपॉन आ जाएगी। सो यहाँ से क्या करो, इस माइनस को अंदर ले लो। सो सबसे पहले माइनस का कॉट, सबसे पहले इसको देखेंगे इस इक्वेशन को। सो फर्स्ट टर्म कितना आएगा, माइनस का k1 कॉट डेल्टा 1, वो कितना बन जाएगा, माइनस ऑलरेडी है और एक -1/a से आएगा तो प्लस का 1/a हो जाएगा। सो इसकी वैल्यू तो आ जाएगी 1/a। सेकेंड वाला फंक्शन आपका एज इट इज रखो, लेकिन ये माइनस अंदर चला जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, करेक्ट। ये अपना पास k2 की जगह क्या आ जाएगा, k2 की जगह सिंपली k आ जाएगा और यहाँ पर कॉट डेल्टा 2 की जगह सिर्फ डेल्टा आ जाएगा, करेक्ट। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, -1/a के हो जाएगी। अब यहाँ पर ये चीज जो है, राइट हैंड साइड का अभी तक अपन ने कुछ भी नहीं किया है, राइट हैंड साइड का कुछ नहीं किया है। सो यहाँ पर देखो अब अपन को क्या मिलेगा, मैं थोड़ा सा कर, मुझे एक जस्ट अ मिनट, यप देखो। तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पर मैं केवल लेफ्ट हैंड साइड का फंक्शन ले रही हूँ। सो -k1 कॉट डेल्टा 1 प्लस k2 कॉट डेल्टा 2, है ना, उसमें अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। इसमें तो लिमिट k1 टेंस टू 0 लग जाएगी, इसलिए इसको तो -1/a लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लिमिट लगी नहीं है, जब लिमिट नहीं लगती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, फर्मी स्कैटरिंग लेंथ में ak लिखा जाता है, क्योंकि वो फाइनाइट नहीं होती है, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं आती है, कांस्टेंट नहीं आती है। ये कंसेप्ट भी स्कैटरिंग लेंथ में आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास कितनी हो जाएगी, 1/a -1 अपॉन ak। सो ये जो LHS है, LHS की जगह कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो LHS में तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। राइट हैंड साइड में आपके पास k2 जो है उसकी जगह सिंपली क्या लिखना है अपन को, k स्क्वायर लिखना है और k1 अपना क्या हो जाएगा, 0। सो बाहर कितना आ जाएगा, k स्क्वायर आ जाएगा। लिमिट आपके पास इंटीग्रेशन की 0 टू इन्फिनिटी है और यहाँ पर अब देखो v1 v2 है। v1 v2 की कंडीशन में, क्योंकि अपन ने जो जिनके भी सबस्क्रिप्ट में नीचे 1 आ रहा था उन सबको तो 0 कर दिया, जैसे E1 को 0 ले लिया, k1 को 0 ले लिया। इस कंडीशन में जो v1 है वो मान लीजिए किससे रिप्रेजेंट करेंगे, v0 से। सो v1 की जगह तो आ जाएगा v0 और
जितने भी टू वाले थे E2 की जगह सिर्फ E ले लिया, K2 की जगह सिर्फ K ले लिया, तो V2 की जगह भी क्या लेना पड़ेगा, सिर्फ V लेना पड़ेगा। सो V नॉट V आ जाएगा, सिंपली U1 U2 की जगह कितना आ जाएगा, U नॉट U आ जाएगा और इंटीग्रेशन dr हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 1/k की वैल्यू निकालेंगे तो इस टर्म को इधर लेके आ जाओ 1/a के साइड में, तो हमें ये मिल जाएगा। ओके यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ बोथ UR एंड VR डिपेंड ऑन E एंड हेंस ऑन K, सो RHS इज इन जनरल एनर्जी डिपेंडेंट। लेट अस राइट, हमें पता है V और E जो है एनर्जी पे डिपेंड करते हैं, तो राइट हैंड साइड में हम कोई एक फंक्शन ले लेते हैं हमारे कन्वीनियंस के लिए, वो फंक्शन जो है रो ले लेते हैं और ये किसका फंक्शन होगा, E1 E2 का होगा। लेकिन हमारे केस में E1 हमने कितना लिया है, 0 लिया है, तो 0 और E2 का फंक्शन हो जाएगा, करेक्ट। अब हमारे मैथमेटिक्स के कन्वीनियंस के लिए मान लेते हैं हम इसकी वैल्यू को 1/2 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो भी इंटीग्रेशन मिलेगा, इस इंटीग्रेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे 1/2 रो विच इज अ फंक्शन ऑफ बोथ द एनर्जीज E1 एंड E2, बट सिंस E1 इक्वल टू 0 है सो 0 कर दिया। सो हमारा ये इक्वेशन क्या बनेगा, 1/a की जगह ये आ जाएगा, फिर 1/a की जगह ये आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का k स्क्वायर है उसको तो रखना ही है k स्क्वायर, बाकी 1/2 रो रखेंगे तो हमें ये टर्म मिल जाएगा। चलिए अब हमें क्या करना है यहाँ पे, since for small r v1 greater than E, the wave function u naught v naught for zero energy will differ very little from u and v respective for energy, so that अच्छा ये कहना चाह रहे हैं कि अगर अब हम एक अप्रोक्सीमेशन और लगाते हैं, स्मॉल r, अगर r की वैल्यू हम बहुत कम रखते हैं, r की वैल्यू बहुत कम रखते हैं, तो जो u फंक्शन था वो किसी r पे था और जो u नॉट था वो हमारे पास r की स्मॉल वैल्यूज के लिए था, इनमें ज्यादा फर्क नहीं आएगा, तो u जो है वो नियरली इक्वल टू u नॉट हो जाएगा और v जो है वो नियरली इक्वल टू v नॉट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हमारे पास में कितना आ जाएगा, ऑन द अदर हैंड, ये हमने स्मॉल r के लिए लिखा, स्मॉल देखो स्मॉल जब r टेंस टू 0 अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं, तब तो हम कह रहे हैं कि जो u है r वो नियरली इक्वल टू हो जाएगा u नॉट r और वी आर जो है वो नियरली इक्वल टू हो जाएगा v नॉट r। इसी तरह से r टेंस टू इंफिनिटी, लार्ज r के लिए क्या कंसेप्ट आ रहा है, लार्ज r में एसिम्प्टोटिक बिहेवियर होता है। थोड़ी देर पहले बताया था कि एसिम्प्टोटिक बिहेवियर में u जो होता है वो v को अप्रोच करने लग जाता है, तो एसिम्प्टोटिक बिहेवियर में हमारा u नॉट r जो है वो कैसा बन जाएगा, v नॉट r जैसा बन जाएगा, मतलब u जो होता है वो v r के इक्वल हो जाता है अगर लार्ज r पे है। तो ये दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है, स्मॉल r के लिए तो u नॉट के इक्वल होगा, v नॉट के इक्वल होगा, लार्ज r के लिए क्या होगा, u नॉट v नॉट के इक्वल होगा और u v के इक्वल होगा। तो उस कंडीशन में जो हमारा इंटीग्रेशन था अगर हम यहाँ पर 0 to a लेते हैं, सम आर्बिट्रेरी चोजन रेंज, r की कोई रेंज लेते हैं सबसे पहले a जो हमें पता नहीं कितना है, उस कंडीशन में 0 to a में अगर इसकी वैल्यू निकाले v नॉट v की, तो हमारे पास जो a होगा उस कंडीशन में स्मॉल a के केस में तो क्या हो रहा था, स्मॉल के केस में v नॉट और v मल्टीप्लाई में है, बट स्मॉल r में क्या हो रहा था, v नॉट जो आ रहा था वो v के बराबर आ रहा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v नॉट का स्क्वायर और यहाँ पर कितना हो जाएगा, u नॉट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर लार्ज r लेते हैं तो ये देखो स्मॉल r के केस में है, ये स्मॉल r के केस में है और ये लार्ज r के केस में है, तो यहाँ पर a से इन्फिनिटी, a से लेके बाकी इन्फिनिटी बाहर की रेंज, यानी कि a से कम वाली रेंज में स्मॉल r वाला अप्रोक्सीमेशन लगाया है और a के बाद वाली रेंज में लार्ज r वाला लगाया है। सो लार्ज r के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, v जो है वो u के बराबर हो जाएगा। सो उस कंडीशन में v नॉट v जो है वो क्या बन जाएगा, u नॉट u बन जाएगा, और यहाँ पर भी u नॉट u है, यहाँ पर भी u नॉट u हो जाएगा, और ये हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0। सो फाइनली हमारे पास में अगर a टू इन्फिनिटी की वैल्यू निकाले, सो एक a से इन्फिनिटी की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी, 0 टू इन्फिनिटी के अंदर ये वैल्यू कितनी आ रही है, v नॉट स्क्वायर माइनस v नॉट, उसमें वैल्यू रखनी पड़ेगी अब। सो फाइनली हमारे पास में यहाँ थोड़ा सा मिस टाइप है, इससे इस इक्वेशन को देखो 17.9.15 इस वाली इक्वेशन को, सो हमें इसकी अभी जितना समझा है उसके बाद में अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब इसमें देखो 0 से इन्फिनिटी की रेंज है, तो इस एक्सप्रेशन को हम ब्रेक करेंगे दो में, है ना, 0 टू a में और समथिंग समथिंग प्लस a टू इन्फिनिटी में समथिंग समथिंग। अब वो समथिंग समथिंग वैल्यू रखते हैं ना, तो a टू इन्फिनिटी वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, करेक्ट, ये तो हमने अभी भी देखा, तो यानी ये वाला जो पार्ट है सेकेंड इंटीग्रेशन वो तो 0 हो जाएगा, और जो 0 टू a वाला है वो हमें वैल्यू पुट करना है। 0 टू a वाला जो वैल्यू है वो हमने अभी निकाला, 0 टू a में हमें क्या लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। ओके,
ये लेना पड़ेगा। सो बेसिकली हमारा यहाँ पर लिमिट जो है वो 0 टू इन्फिनिटी है। जो 0 से इन्फिनिटी है उसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0 से a, 0 से a वी नॉट स्क्वायर माइनस यू नॉट स्क्वायर डी आर, और ये कांस्टेंट टर्म मिलेगा क्योंकि 0 भी कांस्टेंट है और a भी कांस्टेंट है। जब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे a के टर्म्स लाएंगे तो ये कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, और ये दोनों 0 पे आ रहा है, दोनों 0 पे आ रहा है। सो आपका जो फंक्शन था वो 1/2 रो और कितना था ये वाला फंक्शन किसके इक्वल था हमारे पास में, ये 1/2 रो था, 1/2 रो था। सो यहाँ पर 1/2 रो आ जाएगा, लेकिन दोनों ही 0 आ रहे हैं। ये भी वी भी 0 के करस्पॉन्डिंग आ रहा है, यू भी 0 के करस्पॉन्डिंग आ रहा है, तो दोनों एनर्जी आपके पास में 0 हो जाएगी। और यहाँ पर एक बात और है, क्योंकि आपके पास ये टर्म कांस्टेंट आ रहा है, और कांस्टेंट टर्म आने का मतलब है कि एनर्जी पे डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए, इसलिए जो अब आपका रो होगा वो ब्रैकेट में 0 0 लिखा हुआ है, क्योंकि वो एनर्जी पे डिपेंड नहीं कर सकता। मान लीजिए इस फंक्शन को अपन आर नोट मान लेते हैं, तो ये आर नोट, वेयर आर नोट इज अ कांस्टेंट, इट इज नोन एज द इफेक्टिव रेंज ऑफ द इंटरेक्शन। ये इफेक्टिव रेंज थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, ये इफेक्टिव रेंज बताता है। अब ये रेंज किसकी बताता है, इट इज द इफेक्टिव रेंज ऑफ द इंटरेक्शन विच गिव्स एन एवरेज रेंज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। यानी ये वो रेंज बताता है कि जितनी रेंज पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन कर लेंगे, इस रेंज के बाहर नहीं करेंगे, इस रेंज के अंदर कर लेंगे। सो अगर आर नोट के टर्म में हमें हमारा फॉर्मूला लिखना पड़ा ये वाला, सो 1/a के LHS में रहेगा, 1/a एज इट इज रखेंगे, 1/2 एज इट इज रखेंगे, और यहाँ पे हमारे पास में रो की जगह कितना आ जाएगा, आर नोट आ जाएगा। सो आर नोट की हमें ये वाली एक्सप्रेशन मिल जाएगी। ओके, अब इसमें ध्यान रखना, इस इक्वेशन को हमने डिड्यूस किया है अंडर शेप इंडिपेंडेंट अप्रोक्सीमेशन। शेप के बारे में यानी पोटेंशियल के शेप के बारे में हमने कोई बात नहीं करी। तो हमारा जो सिलेबस में टॉपिक था वो क्या था, द इफेक्टिव रेंज थ्योरी एंड शेप इंडिपेंडेंस ऑफ न्यूक्लियर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल की शेप के बारे में हमने कोई पर्टिकुलर शेप लिया ही नहीं, तो शेप इंडिपेंडेंस अप्रोक्सीमेशन कंसीडर किया। इट मे बी नोटेड दैट इक्वेशन 16 तक आर एग्जैक्ट, द अप्रोक्सीमेशन आर इंट्रोड्यूस्ड इन 17। देखो ये कह रहे हैं कि 16 तक तो शेप का रूल भी नहीं आया था, यहाँ तक तो हमें वैसे भी मिलता, हमारे जो अप्रोक्सीमेशन आए थे वो यहाँ पे चालू हुए, क्योंकि यहाँ पे हमने बोला स्मॉल आर के लिए v इक्वल टू वी नोट हो जाएगा, u इक्वल टू यू नोट हो जाएगा, लार्ज आर के लिए u v हो जाएगा। सो यहाँ हमने क्या यूज करना स्टार्ट कर दिया, अप्रोक्सीमेशन यूज करना स्टार्ट कर दिया। Correct. Actually these approximation are based on the assumption of a strong short range interaction. ये short range interaction पे based approximation होते हैं, the exact shape of which is not taken into account. इसलिए exact shape हमने नहीं लिखा है। तो जो ये effective range theory हमने पढ़ी है ये सिर्फ shape independent nuclear potential के approximation में पढ़ी है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, ये तो important नहीं लग रहा मुझे कि 1/a को जो है हाँ 1/a determined from low energy scattering data is plotted as a function of k square. So we get a straight line equal to the effective range r0/2. The intercept of this straight line with the ordinate gives the reciprocal of the Fermi scattering length 1/a. क्या कहना चाह रहे हैं बता देती हूँ आपको। ये वाला फॉर्मूला मिला है 1/k इज इक्वल्स टू, मैं ये लिख लेती हूँ एक बार, हमें मिला है 1/ak इज इक्वल्स टू 1/a माइनस 1/2 r0 k स्क्वायर। सो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इसको y एक्सिस पे रखें, सो y इज इक्वल्स टू रखो 1/ak, करेक्ट, और k स्क्वायर को मानो x। सो हमारे पास कितना आ रहा है, y इज इक्वल्स टू 1/a माइनस r0/2x, करेक्ट, या फिर हम इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू माइनस r0/2x प्लस 1/a। और अगर इसे कंपेयर करें y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से, तो ये हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ग्राफ कैसा मिलेगा हमारे पास में, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलेगा जिसका स्लोप जो होगा वो नेगेटिव होगा। सो हमें इस तरह का अच्छा हमारा c पॉजिटिव आना चाहिए, तो हमें इस तरह की स्ट्रेट लाइन मिलेगी, इसका जो स्लोप होगा, स्लोप हमारे पास कितना होगा, m होगा, और यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आ रही है, r0/2। तो हमें इस ग्राफ से जो स्लोप मिलेगा उससे हम इफेक्टिव रेंज कैलकुलेट कर लेंगे, और ये जो इंटरसेप्ट होता है ये c होता है, और c हमारे पास क्या है 1/a। सो इस ग्राफ से हमें यहाँ पर फर्मी स्कैटरिंग लेंथ भी मिल जाएगी, फर्मी स्कैटरिंग लेंथ। सो ये ग्राफ प्लॉट करने से, अब मैं वापस इन 3 लाइन को रीड कर देती हूँ तो आपको ये समझ में भी आ जाएगा कि क्या था। सो इट शोज दैट 1/ak determined from low energy data is plotted as a function of k square
वी गेट ए स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप जो होता है दैट इज इक्वल टू r0/2, बता दिया आपको। इंटरसेप्ट जो होता है वो हमें फर्मी स्कैटरिंग लेंथ 1/a मिलता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। द इफेक्टिव रेंज आर नॉट डिपेंड्स ऑन द रेंज एंड डेप्थ। आर नॉट जो होता है वो रेंज और डेप्थ पे तो डिपेंड करता है, लेकिन इट डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ पोटेंशियल, ये शेप पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। वी कैन राइट द एक्सप्रेशन फॉर लो एनर्जी एनपी स्क्वायर फॉर ट्रिपलेट एंड सिंगलेट। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक डेरिवेशन मैंने करवाया नहीं है, उसमें हमारे पास में वो डेरिवेशन में आता है टोटल स्कैटरिंग जो होता है उसमें होता है 3/4 पार्ट जो होता है वो ट्रिपलेट का होता है, और 1/4 पार्ट होता है वो सिंगलेट का होता है। क्योंकि आपको पता है ट्रिपलेट जो होता है उसमें 3 गुना हमें 3 वो मिलती है, स्टेट्स मिलती है, और सिंगलेट में हमें एक ही मिलती है। सो अगर हम यहाँ पे सिग्मा टी वैल्यू लिखे तो टोटल हमारे पास सिग्मा की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी। अब अगर अपन ध्यान से ये वैल्यू हम रखें, वी कैन राइट द एक्सप्रेशन 17.7.6। 17.7.6 तो ये तो हमने यहाँ पढ़ा ही नहीं होगा। 7.7.6 ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है यार। तो हमारे पास सिग्मा का जो फॉर्मूला आएगा वो कहाँ से आएगा। सिग्मा का फॉर्मूला मैं बता देती हूँ, के स्क्वायर, हाँ मैं बता देती हूँ, यस। सबसे पहले जब हमने स्टार्ट किया था, तो हमने इफेक्टिव रेंज थ्योरी का सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा लिखा था। सिग्मा इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना था, 4 पाई अपॉन, मैं इसमें देखना चाहती हूँ सबसे शुरुआत में हमने क्या लिखा था। यस, ये देखो फॉर्मूला हमारा ये रहा, है ना, 4 पाई अपॉन के स्क्वायर प्लस 1/a², ये मैं लिख रही हूँ, के स्क्वायर प्लस 1/a², लेकिन 1/a² हमें मिल रहा है तो अपन ये सिग्मा का फॉर्मूला लेके चलेंगे। तो इसमें हम सिग्मा टी निकालेंगे सबसे पहले। सिग्मा टी हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 पाई अपॉन के स्क्वायर। अब लास्ट में आ जाते हैं डायरेक्टली, यस, सिग्मा टी में हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा टी में आ जाएगा, हमें फॉर्मूला अभी अभी डिराइव किया है कि 1/a के जो होता है वो होता है 1/a माइनस 1/2r0, और यहाँ पे होता है के स्क्वायर, करेक्ट। सो ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे 1/a² की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास में ट्रिपलेट के लिए लिखेंगे, इसकी वैल्यू है ना 1/a² लिखना है। 1/a का होल स्क्वायर कर देते हैं ना, 1/a का होल स्क्वायर कर देते हैं, हाँ ये ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ट्रिपलेट के लिए, 1/80 माइनस 1/r0t ट्रिपलेट के लिए, और के स्क्वायर, ठीक है, ये तो हो जाएगा सिग्मा टी। और इसी तरह से सिंगलेट का कर देते हैं, वो हो जाएगा 4 पाई अपॉन के स्क्वायर प्लस 1/as माइनस 1/2r0s और के स्क्वायर। अब हम टोटल सिग्मा निकालेंगे तो टोटल सिग्मा में हमारे पास कितना हो जाएगा, 3/4 सिग्मा टी प्लस 1/4 सिग्मा एस। अब जो सिग्मा टी मैंने बोला है आपको और सिग्मा एस जो बोला है वो यहाँ पे रखना है आपको। आप रखेंगे तो आपको ये लास्ट इक्वेशन मिल जाएगी, यहाँ पे ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। क्योंकि देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन 3/4 से, तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना कितना आ जाएगा, 3 पाई आ जाएगा, 3 और पाई, तो ये देखो 3 और ये पाई आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होगा हमारा 1/4 से, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई आ जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पाई आ जाएगा, नीचे हमारे पास टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आ जाएगा। सो ये हमारे पास क्या है, इफेक्टिव रेंज थ्योरी है, which is derived under the approximation of shape independence of nuclear potential. Thank you so much.